हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमटेक्स क्लासेस। और ये ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का आंसर इन ब्रीफ का पहला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेन यानी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फैयल। तो हेनरी फैयल का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें हमें यानी 5 प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो एक्सप्लेन करते स्टूडेंट। फर्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करके देना। चलो इसमें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। यानी कि वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में पहले डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि फाइनेंस यानी कि पैसे डील करने का एक डिपार्टमेंट अलग, फिर टेक्निकली काम करने का एक डिपार्टमेंट अलग, कमर्शियली काम करने का यानी कि एडवर्टाइजमेंट देने का एक डिपार्टमेंट अलग, और सिक्योरिटी ऑपरेशन और कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सिक्योर करने का कंप्यूटर वगैरह, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट अलग। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क को डिवाइड करके फिर उनको एम्प्लॉय हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। वो डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। इससे हमारा वर्क एकदम ठीक से चलेगा। It is assigned to employees as per their qualities and capabilities। यानी कि एम्प्लॉयज़ को उनका क्वालिटी के हिसाब से, अभी फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो कॉमर्स किए रहेंगे उनको अपॉइंट करने का, और साइंटिफिक में जो साइंस में पढ़े रहेंगे या टेक्निकली पढ़े रहेंगे तो उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एम्प्लॉय को हमें बराबर से अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, It helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turns into expected productivity level। यह हमें मदद करता है कि एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ाने में, यानी कि एम्प्लॉय वो काम इंटरेस्टिंगली करेंगे एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर एम्प्लॉय एक्सपर्टाइज हो जाएंगे यानी उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, अच्छा सा काम करेंगे, विच अल्टीमेटली मतलब फाइनली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। फिर वो अल्टीमेटली एक अच्छा सा प्रोडक्टिविटी लेवल में टर्न हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दूसरा है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि काम को अथॉरिटी देना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करना। चलिए ये देखते हैं। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। अभी एक एम्प्लॉय को हमने अथॉरिटी दी है तो वो डिसीजन ले सकता है, यानी कि उनको वो अथॉरिटी मिल गया कि वो डिसीजन ले पाएगा। It is necessary to get the things done अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबॉर्डिनेट, यानी कि सबॉर्डिनेट मतलब अभी एक सुपीरियर है तो उनके नीचे जो काम करेंगे उनको हम सबॉर्डिनेट बोलेंगे। अभी सबॉर्डिनेट काम करने के लिए एक अथॉरिटी, एक ऑथराइज्ड पर्सन यानी कि एक सुपीरियर उनको कमांड देना पड़ेगा। तो इसलिए अथॉरिटी हम जो ऊपर रहते हैं उनको हम ऑथराइज करेंगे यानी कि अथॉरिटी देंगे, और सबॉर्डिनेट उसे फॉलो करेंगे। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं डिसीजन ले सकता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन लेना पड़ेगा, यानी कि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मुझे डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। फॉर ऑल द वेल बीइंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट ए टास्क within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in given time। अगर एक मैनेजर को एक अथॉरिटी दिया जाता है कि ये काम को आप टाइम पे फिनिश करो, तो फिर उनको रिस्पॉन्सिबल भी देना पड़ेगा कि वो टाइम के अंदर वो काम खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल लेके वो काम को टाइम के अंदर खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो यही होता है कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दोनों एक ही पर्सन के ऊपर जाएगा। तो पहले अथॉरिटी मिला तो उसे रिस्पॉन्सिबल भी लेना पड़ेगा। ओके, अच्छा, थर्ड वन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू फैयल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया, डिसिप्लिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि डिसिप्लिन रहना जरूरी है। एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को वो रूल को ओबे करना पड़ेगा और रेस्पेक्ट करना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है। गवर्न मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, यानी कि गवर्नमेंट जैसा, यानी कि गवर्न करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। वो रूल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन रहेगा तो ही हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर लीडरशिप इफेक्टिव है, लीडर अगर ठीक है, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। There must be a clear understanding between the management and workers regarding the organization rules।
ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है ये क्लियरली अंडरस्टैंड होना पड़ेगा कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के भी अंडरस्टैंड होना पड़ेगा कि रूल्स एक्चुअली क्या है और उसे कैसे हम फॉलो किया जा सकता है। Basic discipline should be observed at all the level of management. So all the levels of management में हमें basic discipline तो मेंटेन करना पड़ेगा जो हम स्कूल टाइम से ही हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। मतलब क्या है कि स्कूल में जाके बेंच में सीधा बैठना, वैसे ही ऑफिस में आके सीधा बैठ के काम करना, हमेशा बातें नहीं करते रहना, ये सब बेसिक डिसिप्लिन है जो हमें हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट आई होप हमें जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर हाँ है तो कमेंट कीजिए, थोड़ा वीडियो के नीचे अच्छा लगेगा और ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करने के लिए वो मोटिवेट भी हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए स्टूडेंट। मैं आपका सब कुछ ओसी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ये सब में पढ़ाऊँगा, यानी कि ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके स्टूडेंट, अच्छा थर्ड वन हो गया। फोर्थ वन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अच्छा अभी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अभी जो ऑर्डर मिलता है वो एक ही डायरेक्शन में मिलना चाहिए, अभी यूनिटी रहना चाहिए। या फिर 2 to 3 प्लेस में से ऑर्डर आएगा तो फिर एम्प्लॉय को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करूँ। ओके सबऑर्डिनेट को दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, यानी कि एक ही हेड होना चाहिए और उनसे एक ही प्लान आना चाहिए, यानी कि एक ही प्लान रहेगा, एक ही हेड से वो ऑर्डर मिलेगा तो हम ठीक से वो काम कर पाएंगे। ओके ये मैं समझाने के लिए अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक स्कूल है तो स्कूल में आके अगर मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिला कि आप अभी 10 दिन के अंदर वो सी का फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए तो मैं कर लूँगा। लेकिन तुरंत ये भी आ रहा है कि इकोनॉमिक्स के भी कंप्लीट करो दूसरे सर से, फिर मैनेजमेंट से ये आ रहा है कि आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ अकाउंट्स भी कंप्लीट करो, तो भी सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी कि एक पर्सन को जो ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर बेस होना चाहिए, तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। ओके ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव and the group should be directed by one manager using single plan। तो हर एक ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप जैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ग्रुप होते हैं, तो हर एक ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन एक एक ग्रुप का शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, उनको एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या अभी हम करें। और एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान, और वो ग्रुप को एक ही मैनेजर से इंस्ट्रक्शन आने का और वो भी सिंगल प्लान रहने का। ऐसा रहेगा तो एफिशिएंटली अच्छा से हम काम कर सकते हैं इंटरेस्टिंगली। ठीक है, द लास्ट वन प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। स्टूडेंट रेम्युनरेशन जो है यानी कि जो पैसा, जो सैलरी, जो वेजेस बोलते हैं हम, वो बराबर होना चाहिए। अभी वो बराबर नहीं रहेगा तो कोई भी एम्प्लॉय अपने मन से काम नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पर अप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन, अप्रोप्रिएट मतलब बराबरी से हमें रेम्युनरेशन देना पड़ेगा। सो अप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन to stop our employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for a long span of time within the organization। जैसे हम बराबर से रेम्युनरेशन सैलरी वेजेस देंगे, फाइनेंशियली वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि वो पहले फाइनेंशियली पैसे के हिसाब से वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और उतना ही नहीं वो रिटेन देम फॉर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, वो हमारे ही कंपनी में बहुत दिन तक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम तक काम करते रहेंगे, वो भी अच्छा सा काम करेंगे। ओके द फेयर रेम्युनरेशन इफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल। अच्छा हम जितना रेम्युनरेशन ठीक से देंगे उतना ही वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छा माहौल रहेगा, मतलब अच्छा काम करने का कंडीशन रहेगा। द रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। एक एम्प्लॉय को रेम्युनरेशन फिक्स करने से पहले हमें क्या क्या गिनती में लेना पड़ेगा, देखो उसका स्किल, उनको क्या टैलेंट है, और उनका एक्सपर्टाइज, वो काम करने में कितना एक्सपर्ट है, और उनका नॉलेज क्या है, और टेन्योर यानी कि वो जितने दिन से हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ लिविंग, और अभी का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है नॉर्मली वो क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब अभी जो इन्फ्लेशन होते हैं ना स्टूडेंट, महंगाई जो आ जाता है, बढ़ जाता है, तो वो सब हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एंड मार्केट ट्रेंड, और मार्केट में ऐसे ही काम करने वाला दूसरा एम्प्लॉय को वो कितना सैलरी दे रहे हैं, ये सब, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या है, अभी ज़्यादा प्रॉफिट है तो हमें कुछ बोनस भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर प्रॉफिट नॉर्मली आ रहा है तो उनको रेम्युनरेशन तो बराबर से देना पड़ेगा, यानी कि उनका सैलरी तो बराबर से देना पड़ेगा। तो ये सब हमें गिनती में यानी कि अकाउंट में हमें लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने फर्स्ट आंसर इन ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा आंसर इन ब्रीफ देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए स्टूडेंट प्लीज़। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।